हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। आप जानते हैं मित्रों कि 10th क्लास के सोशल साइंस का प्रतिदिन सुबह 4 बजे क्लासेस दी जाती है, तो आप लोग जरूर जोड़ें और क्लास जरूर करें। ठीक है मित्रों, आप ध्यान से सुनिए और क्लास को कीजिए और इसका आंसर जल्दी से दीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग इस क्लास को अगर मजाक समझते हैं तो आपको बहुत ही पछतावा होगी एग्ज़ाम के बाद, और आपके पास टाइम भी बहुत कम बची है, इसलिए सीरियसली आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए, मजाक बंद कीजिए, ठीक है। तो देखिए, यह जो है 34वां क्लास आज दिया जा रहा है। कमा क्लास दिया जा रहा है, 34वां क्लास दिया जा रहा है आज, ठीक है। और इस PDF में लगभग कितने क्वेश्चन है, और ये हिस्ट्री का या पहला चैप्टर संबंधित क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और इस मतलब ना पहला चैप्टर से हालांकि क्वेश्चन तो 66 लिए हैं, लेकिन हमें करवाएंगे कितना, है ना, आधा क्वेश्चन करवा देंगे। चलिए 30 तक क्वेश्चन करवा देंगे, है ना। और इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में करवाएंगे, ठीक है। तो हम बहुत ही कम ही छोटा ही वीडियो बनाते हैं इसलिए, ताकि आप लोग भी छोटा ही है लेकिन सारा चीज़ याद कर लीजिए। 2 बार पढ़ लीजिए इस वीडियो को, है ना। एक बार सुबह जब लाइव चलती है तब, उसके बाद फिर रिपीट का भी दिन में कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको बनाने में मेहनत लगती है भाई, इसलिए आप लोग कम से कम इस वीडियो को शेयर करें और ज़रूर पढ़ें, ठीक है, याद भी करें। जर्मनी एवं इटली वर्तमान में किस महादेश में है? क्या एशिया में है, यूरोप में है, अफ्रीका में है, उत्तरी अमेरिका में है, कहाँ पे है? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे, जल्दी से बताइए आखिर है कहाँ पर। जर्मनी इटली वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? तो यह जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत है, ठीक है ना। अगला बताइए, दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब दे। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से हुई है? क्या पुनर्जागरण, या फिर गौरवपूर्ण क्रांति, या फिर फ्रांसीसी क्रांति, या बोल्शेविक क्रांति? तो बताइए भाई, पुनर्जागरण की घटना भाई कब से हुई है, स्टार्ट हुई है राष्ट्रवाद की अवधारणा के बाद, है ना। वैसे ही पहला चैप्टर संबंधित हमने जितना भी क्वेश्चन बैंक में, मतलब जो भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आया है वो तो करवा दिए हैं, लेकिन अभी जो साथ में क्वेश्चन हो रही है, जो बिहार बोर्ड में आया है वो भी होगा, और जो एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन आने वाली है वो भी हो जाएगी, है ना। सारा क्वेश्चन मतलब लिया गया है इसमें, ठीक है ना। इस तरह से हम रिवीजन करवा रहे हैं कि सबसे पहले तो जो आया है वो करवाएं, उसके बाद फिर और भी एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, और साथ में जो आया है उसका भी रिवीजन, ठीक है। इसलिए जैसा बोल रहे हैं आप इस पर गौर करेंगे, है ना, ध्यान देंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रवाद की अवधारणा, जो राष्ट्रवाद की अवधारणा है ना, उसका जन्म किस घटना से हुई है? या पुनर्जागरण की घटना से हुई है, ठीक है। इंटरनेट में भी सर्च करने पर ना यही देता है, चलो रहने दे। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है किस घटना से हुई है? पुनर्जागरण, है ना, एक पुनर्जागरण है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, मेजनी का संबंध किस घटना से है? मेजनी का संबंध बताइए किस घटना से है। तो जो मेजनी का संबंध है वो जल्दी से बताएंगे, है ना। जितना जल्दी आप लोग करिएगा उतना ही जल्दी सही रहेगा। तो मेजनी का संबंध किस घटना से है मित्रों? क्या डायट से है, लाल सेना से है, कार्बोनरी से है, जूस से? मेजनी का संबंध तो कार्बोनरी से आप बहुत जानते हैं, वाली बातें जानते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, मेजनी ने 1834 में किस संस्था की स्थापना की थी? बताइए। ये क्वेश्चन भी आई है 2013 में, भी 2019 में। तो मैंने बताया ना कि जो बिहार बोर्ड में पूछा वही क्वेश्चन रहेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी रहेंगे, सब तरह के क्वेश्चन। मेजनी ने 1834 में किस संस्था की स्थापना की? तो वह किया यंग यूरोप का, है ना। 1834 में यंग यूरोप की स्थापना किया, और 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना किया, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है। यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया? बताइए। यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया? काबूर ने किया, मेजनी ने किया, मेटरनिख ने किया, या बिस्मार्क ने किया? तो यंग यूरोप नामक संस्था का जो गठन किया था वह किया था किसने? वह किया था मेजनी ने, है ना। अभी तुरंत मैंने बताया कि मेजनी ने किया था यंग यूरोप नामक संस्था का गठन, ठीक है ना। 5वां का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 6ठा नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, इटली में जर्मनी का विरोधी देश कौन था? इटली में जर्मनी के बताइए विरोधी देश कौन था? अरे यार बताइए यार, जल्दी से कमेंट करना चाहिए ना, टाइपिंग फटाफट कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर डालिए कि 6 नंबर क्वेश्चन, और साथ में लिख दीजिए कि ये है कि बी है ना। फटाक दे पर जवाब दीजिए फटाफट। इटली और जर्मनी का विरोधी देश कौन है भैया? तो ऑस्ट्रेलिया है। 6ठा के ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 7वां नंबर क्वेश्चन, जुलाई 1830 की फ्रांस की क्रांति के बाद किस वंश को गद्दी सौंपी गई? जुलाई 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद किस वंश की गद्दी सौंपी गई थी? बताइए। क्या बुर्बा वंश, क्या आर्ले वंश, हब्सबर्ग, या फिर इनमें से कोई? तो देखिए 1830 के फ्रांस की क्रांति जब हुई ना, इस समय कौन था राजा? चार्ल्स दसम था।
और जैसे ही क्रांति हुई तो इस राजा को हटा दिया गया और कौन आया इस वंश को गद्दी पर? लुई फिलिप आया। और लुई फिलिप जो था किस वंश से बिलोंग करता था? आर्लेन्स वंश से। तो इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। किस वंश की गद्दी सौंपी गई? तो आर्लेन्स वंश। लुई फिलिप तो भाई आर्लेन्स वंश से संबंधित था। 8वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे आप। जालवेरिन किसकी संस्था थी? बताइए, जालवेरिन किसकी संस्था थी? विद्वानों की, पादरियों की, व्यापारियों की, क्रांतिकारियों की? जालवेरिन किसकी संस्था थी? विद्वानों की, पादरियों की, व्यापारियों की, क्रांतिकारियों की? तो जो जालवेरिन नामक जो संस्था थी वह किसकी संस्था थी? विद्वानों की, पादरियों की, व्यापारियों की, क्रांतिकारियों की? विद्वानों की, पादरियों की, व्यापारियों की, क्रांतिकारियों की? तो जालवेरिन संस्था थी वह व्यापारियों की थी। 8वां का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 9वां नंबर का जवाब देंगे। जर्मन राय राज का निर्माण किसने किया था? बताइए, जर्मन राय राज का निर्माण किसने किया? क्या नेपोलियन बोनापार्ट ने किया? क्या लुई 18वां ने किया? क्या बिस्मार्क ने किया? या नेपोलियन थर्ड ने किया? तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा, है ना। 9वां का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जर्मन राय राज का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। 9वां का। 10वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। वियना कांग्रेस कब हुआ था? क्या 1815 में हुआ था, या 1818 में हुआ, 1820 में, या 1848? तो जब वियना कांग्रेस सम्मेलन हुआ था मित्रों वो 1815 में हुआ था। 10वां का ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, 1815। 11वां नंबर क्वेश्चन। नेपोलियन संहिता कोड किस वर्ष लागू हुआ था? क्या 1789 में, 1791 में, 1801 में, या 1804 में? जल्दी से जवाब दें। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया? वियना कांग्रेस तो 1815 में हो गया, ठीक है, लेकिन बताइए भाई कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया? बताइए। तो यह किया गया 1804 ईस्वी में, है ना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो आप लोग जवाब देते रहे। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? जल्दी से बताइए। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? नेपोलियन ने, लुई 18वां ने, चार्ल्स एल्बर्ट ने, या मेटरनिख ने? तो वियना कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी मित्रों वह किसने किया था? वियना कांग्रेस की अध्यक्षता, देखिए वियना कांग्रेस की तो अध्यक्षता मेटरनिख ने ही किया था, है ना। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया? मेटरनिख ने। 12 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेटरनिख कौन था भाई? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, पर्सा का चांसलर था, फ्रांस का चांसलर था, या रूस का जार था, है ना। जार तो भाई रूस के सम्राट को जार कहा जाता है ना, कभी नहीं होगा। और मेटरनिख पर्सा का चांसलर नहीं था भैया, है ना। पर्सा का उन्हें बिस्मार्क समझिए। फ्रांस का भी चांसलर नहीं था। तो यह था मेटरनिख जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। 13 के ऑप्शन बिल्कुल सही। 14वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देशों के बीच हुई थी? किस देशों के साथ है? क्या तुर्की के साथ, यूनान के साथ, हंगरी के साथ, या पोलैंड के साथ? तो 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो वह तुर्की के साथ हुआ था भाई। 14वां के ऑप्शन बिल्कुल सही जो है। 15वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? बताइए। ऑप्शन है गणतंत्र की स्थापना, नेपोलियन व्यवस्था लाना, पुरातन व्यवस्था की स्थापना करना, या फिर प्रजातंत्र की स्थापना। तो मेटरनिख व्यवस्था का जो उद्देश्य था ना वह पुरातन व्यवस्था की स्थापना करना, मतलब 15 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 16वां नंबर व्यवस्था बताइए क्या है? कोसुत एवं फ्रांसीसी डिक नामक क्रांतिकारी किस देश के थे? अब मिलान किए होंगे, बताइए इसका सही जवाब दीजिए आप, कौन सा है? कोसुत एवं फ्रांसीसी डिक नामक क्रांतिकारी किस देश के थे? तो यह कहाँ के थे? यह हंगरी के थे, है ना, हंगरिया राष्ट्र में। 16 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 17वां नंबर का जवाब देंगे। हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी बताइए कहाँ है मित्रों? 17वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दे। हंगरी की राजधानी कहाँ है? क्या बर्लिन में है, या टोक्यो में है? टोक्यो लिखा है रे, टोक्यो। बुडापेस्ट में, या ढाका में है? हंगरी की राजधानी कहाँ है बताइए जल्दी से, ठीक है ना। हंगरी की राजधानी बताइए। एक चीज़ शुरू करें, अपना कैमरा दिखाएं। देखिए कैमरा दिखाते हैं आपको, यार देखिए। घबरा गया क्या? कैमरा कैसे स्टार्ट होगा? अच्छा ये तो ख़त्म हो गया।
चलिए जवाब दे, हंगरी की राजधानी कहाँ है ना? बताइए मित्रों, हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी कहाँ है बताइए? बर्लिन में है, टोक्यो में, बुडापेस्ट में, ढाका में। तो हंगरी की राजधानी है वह कहाँ में है? यह है बुडापेस्ट। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अब लोग चलते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन की ओर और इसका जवाब देंगे कि महान कवि लॉर्ड वायरन कहाँ के रहने वाले थे बताइए? क्या यूनान के थे, या जर्मनी के थे, या इंग्लैंड के, या फ्रांस के? तो महान कवि जो लॉर्ड वायरन कहाँ के रहने वाले थे? यूनान, जर्मनी, या इंग्लैंड, या फ्रांस? तो जो महान कवि लॉर्ड वायरन थे बताइए जल्दी से, ये कहाँ के रहने वाले थे मित्रों? बताइए, इंग्लैंड के थे, या फ्रांस के, या जर्मनी के, या यूनान के? लॉर्ड वायरन बताइए कहाँ के रहने वाले थे? इस कैमरा को ना कनेक्ट कर दो, इधर कर देता हूँ ना। देखिए, महान कवि लॉर्ड वायरन कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, या फिर यूनान? लॉर्ड से पते चल रहा है कि ये सब ना लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, ये सब इंग्लैंड के होगा, है ना? तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, इंग्लैंड के। अब हम लोग चलते हैं मित्रों 19वां नंबर क्वेश्चन की ओर। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी हो जाती है? किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी हो जाती है? तो इसका सही जवाब है मित्रों, किस बात को किसने कहा? मेटरनिक ने कहा, या बिस्मार्क ने कहा, या मेजनी ने कहा, या गैरिबाल्डी ने कहा? किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी हो जाती है? बताइए जल्दी से। चलिए बताइए जल्दी, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी हो जाता है ना? छींकता है तो उसके बाद सर्दी हो जाती है। तो इस बात को मेटरनिक ने कहा था, इसलिए ये ऑप्शन भी इसका बिल्कुल जैसे सही जवाब है ना? इस कथन को याद रखिएगा। कालसवाद का कानून किसने लागू किया था? कालसवाद का कानून किसने लागू किया था? कार्ल मार्क्स ने, मेटरनिक ने, नेपोलियन ने, या बिस्मार्क ने? जल्दी से बताइए आप लोग, है ना? मच्छर काटता है ना। कालसवाद का कानून किसने लागू किया था? कार्ल मार्क्स का, मेटरनिक, नेपोलियन, बिस्मार्क? इसका सही जवाब हो जाएगा मेटरनिक हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब। यूरोपीय सभ्यता का पालक किसको कहा जाता है बताइए? यूरोपीय सभ्यता का पालक किसको कहा जाता है? यह कहा जाता है यूनान को, है ना? 21वां का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। वही क्वेश्चन रिपीट हो गई है। 22वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। सेडोवा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? सेडोवा युद्ध ऑस्ट्रिया पर्सा, इटली पर्सा, फ्रांस पर्सा, इनमें से कोई नहीं। तो जो सेडोवा युद्ध हुआ था ना, जल्दी से बताइए, आपके पास टाइम है। 1866 ईस्वी में हुआ था सेडोवा, और ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था, है ना? और फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। ये 1870 ईस्वी का सेडोन युद्ध हुआ था, फ्रांस और पर्सा के बीच 1870 में। लेकिन ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच ना सेडोवा का युद्ध हुआ 1866 में। तो 22वां की ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है ना? हेलो, हाय। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। काउंट कावर की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है ना, काउंट कावर की मृत्यु कब हुआ? 1862 में, 1962 में, 1872 में, 1840 में? तो जो काउंट कावर की जो मृत्यु हुई थी मित्रों, वो जल्दी से बताएंगे, है ना? देखिए मच्छर काट दिया, ओहो। काउंट कावर की मृत्यु कब हुआ था? तो 1862 ईस्वी में, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है 23 का। 24वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, या नाविक? जल्दी से क्वेश्चन नंबर लिख करके आंसर टाइप कीजिए। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? वह नाविक था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है 24 का, डी ऑप्शन। 25वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना हुई थी? बताइए, वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो जो वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में जो था ना, वो बुर्बो वंश का, है ना? बुर्बो वंश का शासक वंश का पुनर्स्थापना किया गया था। 25 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
26 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। लुई फिलिप ने 1840 में किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? 1840 में किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? गिजो को, तुर्जो को, लुई को या नेपोलियन को? तो लुई फिलिप ने 1840 में किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? गिजो को किया था, है ना। 26 का ऑप्शन बिल्कुल सही है। 27वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे आप। 1832 में स्वतंत्र यूनान का राजा कौन था? बताइए। 1832 में स्वतंत्र यूनान का राजा कौन बना? ओटो बना, ओटोमन बना या निकोलस बना या फिर फिलिप बना? जल्दी से बताइए। तो 1832 में स्वतंत्र यूनान का जो राजा था कौन बना था? ओटो बना था। 27 का ये ऑप्शन। 28वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस से पुरातन व्यवस्था लागू करने के लिए किसे राजा नियुक्त किया? जल्दी से बताइए। वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस से पुरातन व्यवस्था लागू करने के लिए किसे राजा नियुक्त किया? क्या लुई बला को या फिर लुई 14वां को, लुई 16वां को या फिर लुई 18वां को? तो इसका सही जवाब है 28वां का डी ऑप्शन, लुई 18वां को। 29वां का जवाब देंगे। वर्ष 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में संयुक्त सेना का साथ किसने दिया? जल्दी से बताएंगे। वर्ष 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में संयुक्त सेना का साथ किसने दिया? किसने दिया था मित्रों? यह दिया था काबूर ने, है ना, काउंट काबूर ने। 29 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब है। रक्त और लौह का नीति का अवलंबन किसने किया था? ये 2017 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया था। रक्त और लौह के नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन है मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम वन। तो रक्त और लौह के नीति का जो अवलंबन किया था वह किया था बिस्मार्क। 30 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। बिस्मार्क दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ था, है ना, जिसने जर्मनी का एकीकरण पूरा किया था। तो आज की क्लास में 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन जो है से अब अगले क्लास में किया जाएगा। अब इतना ही पर क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।